Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now chapter 10, Law and Social Justice. Social and Political Life, Civics का chapter 10 start करने जा रहे हैं. Chapter 9 की हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जिसमें हमने जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में अच्छी तरह से रीड किया कि कितने % लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कि कितना बेनिफिट लोग उसका उठा रहे हैं, कहाँ तक जो पब्लिक फैसिलिटी हैं वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, या सरकार के द्वारा और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इन सब के बारे में हमने चैप्टर 9 में रीड किया. आज हम चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस, कानून और सामाजिक न्याय क्या है इसके बारे में रीड करेंगे. सोशल जस्टिस की या कानून की हमारे देश के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के अंदर ज़रूरत क्यों है, क्यों सोशल जस्टिस ज़रूरी है, क्यों कानून बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 10. वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है. ओके स्टूडेंट्स, डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ ए शर्ट, जो 7th क्लास में आपने एक लेसन रीड किया था, स्टोरी ऑफ ए शर्ट, जिसमें एक शर्ट को तैयार करने के लिए कहाँ से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जो एक चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक पहुँचती है. स्टोरी ऑफ शर्ट में हमने प्रोडक्शन से लेकर लास्ट में जब कंज्यूमर के द्वारा कोई भी जो शर्ट है वो खरीदी जाती है बाजार में, वहाँ तक की प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से रीड किया था 7th क्लास में. वी शा देयर दैट ए चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. ये अभी मैंने बताया कि जो चेन है मार्केट की वो आपस में जो जोड़ती है एक दूसरे को, तो प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कॉटन का उत्पादन करने वाला किसान फार्मर, या बायर ऑफ द शर्ट इन द मार्केट सुपर मार्केट, या मार्केट के अंदर जो खरीदारी करता है कंज्यूमर है, वहाँ तक कैसे पहुँचती है. बाइंग एंड सेलिंग वाज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. तो इस प्रकार जो खरीदना और बेचना इस श्रृंखला में हर मोड़ पर जुड़ा होता है. जैसे कि वैसे मैं 7th क्लास में इसको अच्छी तरह से कॉटन का प्रोडक्शन किया एक किसान के द्वारा, उसने कहाँ बेची, मार्केट में बेची. मार्केट में इसको किसने खरीदा, ट्रेडर ने खरीदा. ट्रेडर ने इस कॉटन को कहाँ भेजा, जीनिंग मिल में. ये 7th क्लास में अच्छी तरह से हम रीड कर चुके हैं. जीनिंग मिल में क्या किया गया, कॉटन को और जो उसके सीड होते हैं उनको अलग अलग किया गया और कॉटन को फिर साफ किया गया. तो साफ कॉटन को फिर कहाँ भेजा गया, यार्न ट्रेडर के पास, यार्न धागा बनाने वाले व्यापारी. धागा बनाने के बाद जो धागा ट्रेडर्स हैं वो इसको बेचते हैं वीवर के पास, जो कपड़ा बनाते हैं बुनकरों के पास. वीवर से वापस ये कपड़ा तैयार, जो रेडी जो तैयार कपड़ा है, उस कपड़े को किसके पास बेचते हैं, गारमेंट फैक्ट्री में. गारमेंट फैक्ट्री में क्या सी ली गई है, शर्ट को स्टिच किया जाता है. इस प्रकार जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इस तरह से ये घूमती हुई एक चेन है ये आपस में. और जो गारमेंट फैक्ट्री में जो शर्ट तैयार होगी वो कहाँ जाएगी, मार्केट के अंदर. मार्केट में इसको कौन खरीदेगा, कंज्यूमर खरीदेगा. इस तरह से ये चेन है जो हमारी मार्केट को जोड़ती है. मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ ए शर्ट, एक शर्ट को बनाने में, उत्पादन करने में. स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन को उगाते हैं, ग्रो करते हैं अपने लैंड पर, अपनी फील्ड में. द वीवर ऑफ द रोड, मार्केट के अंदर जो बुनकर हैं, वर्कर इन द गारमेंट्स, या फिर जो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, ये सब जुड़े होते हैं हमारे एक शर्ट को तैयार करने के लिए. फेस्ट एक्सप्लोरेशंस ऑफ एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट, जो वर्कर हैं हमारे या वीवर्स हैं हमारे, उनको मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जैसे जो प्रोड्यूसर हैं, स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग करते हैं कॉटन, इनको, वीवर्स को और वर्कर को जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं. क्यों, क्योंकि इनको जो इनकी मेहनत की वैल्यू होती है वो वैल्यू नहीं मिल पाती है. ज़्यादा बेनिफिट वो कौन उठा जाता है, वो मर्चेंट के द्वारा उठाया जाता है या ट्रेडर्स के द्वारा उठाया जाता है. इस प्रकार उसको जो हमारे किसान हैं या फिर वीवर्स हैं या फिर गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर हैं, इन सब को ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन या शोषण का सामना करना पड़ता है. अनफेयर, अनुचित जो सिचुएशन होती हैं मार्केट के अंदर. मार्केट एवरीवेयर टेंड टू एक्सप्लॉइटेटिव पीपल, मार्केट के चारों तरफ कोई ना कोई इनका शोषण कर रहा होता है, यानी उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो पाता है
और शोषण की संभावना बनी रहती है। वेदर एज वर्कर्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो इस प्रकार जो वर्कर हैं, कंज्यूमर हैं या उत्पादक हैं, उनके साथ कैसी कंडीशन है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में हम लेसन में रीड करेंगे। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन, किस प्रकार हम कुछ लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं शोषण से। द गवर्नमेंट्स में सर्टेन लॉ, सरकार के द्वारा कुछ निश्चित कानून बनाए जाने चाहिए। दीज लॉ ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिस आर केप्ट एट ए मिनिमम इन द मार्केट। तो मार्केट के अंदर ऐसे कौन से कानून हैं जिनसे कोशिश की जानी चाहिए कि जो अनफेयर प्रैक्टिस हैं, अनुचित तरीके हैं, उन तरीकों पर कैसे कंट्रोल किया जाए। ये कौन से कानून बनाए जाए जो मार्केट में एक प्रोड्यूसर के साथ, एक वर्कर के साथ, एक व्यूअर के साथ जो मिसबिहेवियर हो रहा है या अनफेयर बिहेवियर हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। इस लेसन के अंदर हम यहाँ रीड करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम करते हैं लेट अस टेक ए कॉमन मार्केट सिचुएशन। यहाँ हम मार्केट की जो सिचुएशन है उसके बारे में देखते हैं। लॉ इज इम्पोर्टेंट, जो कानून है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। दिस इज द इश्यूज ऑफ वर्कर, यहाँ जो मामला है हम जिसके बारे में रीड कर रहे हैं वो किसका है, वर्कर्स का है। वर्कर वेजेज, जो उनकी तनख्वाह होती है या उनको कितना जो पैसा मिल पाता है उसके बारे में। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेस पर्सन नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, या जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती हैं, या बिजनेस पर्सन है जो उसको बेचता है या खरीदता है, वो सब क्या सोचते हैं कि उनका ज़्यादा प्रॉफिट हो। इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट के लिए, वो अपने फायदे के लिए माइट डिनाई वर्कर देयर राइट एंड नॉट पे दे वेजेज फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपने मुनाफे के लिए कई बार मजदूरों की जो मेहनत है उसका भी उसको उचित पैसा नहीं देते हैं, सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में वो डिनाई कर देते हैं। जो राइट्स होते हैं, उनके अधिकार होता है मेहनत का, वो भी नहीं पे कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इन द आइज ऑफ द लॉज, कानून के नज़र में, इट इज़ द इलीगल और रोंग टू डिनाई वर्कर देयर वेजेज, ये गलत होता है कि जो मजदूरों की मेहनत है वो उनको ना दी जा रही हो, उनका जो वेजेज बनते हैं वो भी कंप्लीट तरह से ना दिए जा रहे हों। सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर आर नॉट अंडरपेड, तो इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो उचित पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या फिर वो बहुत ही कम, अंडरपेड होता है बहुत ही कम पैसों में काम करना, और पेड फेयरली, यानी उनको उचित पैसे दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। देयर इज अ लॉ और मिनिमम वेजेज, यहाँ कानून बनाया जाना चाहिए कि एक वर्कर को मिनिमम वेजेज कितना मिले। ये लॉ कौन बना सकता है, सरकार बना सकती है। वर्कर हैज टू पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेजेज बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि जो मालिक होता है, इस मालिक के द्वारा न्यूनतम वेतन से कम किसी वर्कर से काम, या किसी वर्कर को काम करना ही नहीं चाहिए किसी भी मालिक के साथ। जो न्यूनतम वेतन है उससे कम वेतन में उसको काम नहीं करना चाहिए। तो मिनिमम वेजेज आर रिवाइज्ड अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के अंदर इसमें रिवाइज किया जाना चाहिए, कुछ ऐड कर देना चाहिए, बढ़ोतरी की जानी चाहिए। किसमें, मिनिमम वेजेज में, जो वेतन है, न्यूनतम वेतन है, उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए मालिक के द्वारा। ए विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेज, जो कानून के साथ मिनिमम वेज की, न्यूनतम वेतन की जो सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए कहा जा रहा है, विच इज मीन टू प्रोटेक्ट वर्कर, किसकी प्रोटेक्शन के लिए, वर्कर की। देयर आर आल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन द मार्केट, तो कानून इस प्रकार से होना चाहिए, भी इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि बाजार में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हैं या कंज्यूमर हैं, दोनों का इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, दोनों के हितों का ध्यान रखा जाए। दीज हेल्प इंश्योर दैट, इस मदद का अर्थ ये होता है कि रिलेशन बिटवीन दीज थ्री पार्टीज, जो तीन पार्टीज के बीच में यहाँ रिलेशन है, वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो ये जो थ्री पार्टीज हैं इनके जो रिलेशन है ये अच्छे होने चाहिए। उनमें गवर्न इन ए मैनर दैट नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, यानी किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होना चाहिए। जो जितना कार्य कर रहा है, जो जितनी मेहनत कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो मिलना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं हम, वर्कर इन ए टेक्सटाइल मिल, सूती कपड़े की जो मिल है अहमदाबाद में, फेस्ड विद ग्रेटर कंपटीशन पावर लूम्स, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। मेजोरिटी ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स क्लोज डाउन ड्यूरिंग 1980-1990, तो 1980 और 90 के बीच के जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारे जो टेक्सटाइल मिल्स थे वो बंद हो चुके थे। पावर लूम्स आर स्मॉल यूनिट विद 4 से 6, जो 4 से 6 छोटे
लूम्स हैं, हथकरघे हैं, जो छोटी इकाई हैं, इनके जो ओनर है, मालिक हैं, ऑपरेट देम विद हायर्ड एंड फैमिली लेबर्स, यानी कि वो परिवार के लोगों के साथ या कुछ हायर्ड वर्कर के साथ काम करते हैं। इट इज वेल नोन कंडीशन ऑफ वर्क इन द पावर लूम आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। तो इस प्रकार की बात से पता चलता है कि जो अच्छी तरह से वहाँ की जो कंडीशन है उसके बारे में पता किया गया है या पता लग सकता है। तो ये जहाँ खुद व्यक्ति काम करता है या दूसरों की थोड़ी-सी मदद से काम करता है, वो तो वो ज़्यादा मेहनतें करके पैसे की जो इनकम है वो कर पाता है। यहाँ टेबल दी गई है, लॉ क्या होने चाहिए, उसमें नेसेसरी क्यों है, हुज़ इंटरेस्ट डज़ एंड लॉ प्रोटेक्ट। तो इसमें मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है, देखो कितना मिनिमम वेजेज होना चाहिए, स्पेसिफाई दैट वेजेज शुड नॉट बी बिलो स्पेसिफाइड मिनिमम, यानी कि कितने से कम राशि नहीं होनी चाहिए। मैनी वर्कर आर डिनाई फेयर वेजेज बाय देयर एम्प्लॉयज, कोई तो जो उनके मालिक हैं वो सही वेजेज नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बैडली नीड वर्क, वर्कर हैव नो बार्गेनिंग पावर आर पेड लो वेजेज। तो इस प्रकार वे सोजेबाजी भी नहीं कर पाते, बहुत कम मजदूरी पर ही उनको काम करने को तैयार होना पड़ता है। अब ये इंटरेस्ट है किसके हित में जो कानून हो, दिस इज लॉ मीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर, ये सभी मजदूरों के लिए बनाया गया था, पार्टिकुलरली फार्म लेबर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर। तो ये मेन इन मजदूरों के लिए जो मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया गया था वो इनके लिए ही लागू किया गया था। तो इस प्रकार ये कंडीशन है, या इनको रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर नहीं है। बट मेयरली मेकिंग लॉ इज नॉट एनफ, यानी कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता है। गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट हैज़ द लॉ आर इम्प्लीमेंट, तो सरकार के द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो कानून है वो लागू किए भी गए हैं या नहीं किए गए हैं अच्छी तरह से। दिस मैन द लॉ मस्ट बी इन्फोरेंस, ऐसे कानून को लागू करना बहुत ही ज़रूरी है। एनफोर्समेंट बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट, ये जो कानून का लागू करना है वो तभी इम्पोर्टेंट बन पाता है। इवन द लॉ सीक टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, यानी कि अमीर लोगों से या पावरफुल लोगों से, ताकतवर लोगों से गरीब लोगों की या जो कमज़ोर लोग हैं उनकी रक्षा करना ही इन्फोर्समेंट है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट फेयर, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वर्कर को फेयर वेजेज मिल रहा है। गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट, सरकार के द्वारा निरंतर इस बात का इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वर्कर जो साइट हैं जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, पुनिश दोज हु वायलेट द लॉ, उन लोगों को पुनिश मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए जो कानून को लागू नहीं करता या कानून को तोड़ता है। वहन वर्कर आर पुअर या पावरलेस, जब वर्कर गरीब या कमजोर होता है, द फियर ऑफ लॉजिंग फ्यूचर इन अर्निंग, उसको डर होता है कि वो जो काम कर रहा है कहीं फ्यूचर में उसको ये भी काम ना मिले। वो जो अब काम कर रहा है कम कीमत पर काम कर रहा है, तो मे भी अगर वो इसको अच्छी तरह नहीं करेगा या मालिक की बात नहीं मानेगा तो हो सकता है ये काम उसको ना मिले। फेसिंग रेस्पायरेशन ऑफन फोर्सेस फ्रॉम देम टू एक्सेप्ट लॉ वेजेज, तो इस प्रकार से अगर मालिक की इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रकार वो सस्ते दरों पर भी काम करते हैं। एम्प्लॉयर नो हिज वेल यूज देयर पावर, अपनी जो मालिक है वो अपनी पावर का यूज कर सकते हैं, और जो कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, उनको भी कई दूसरी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार जो फेयर वेजेज हैं उससे कम लेस, उससे भी कम कीमत पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। इट इज़ द क्रिशियल दैट लॉ और इन्फोरेंस, इसलिए ये ज़रूरी है कि कानून को अच्छी तरह से लागू करना ही इम्पोर्टेंट बात है। थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज, इस प्रकार के कानून बनाना, लागू करना या उसको आगे कब तक बनाए रखना, इस प्रकार की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, द गवर्नमेंट्स कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, तो सरकार कंट्रोल कर सकती है किसकी एक्टिविटीज पर, किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्तिगत एक इंसान की या प्राइवेट कंपनियों की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। टू इंश्योर सोशल जस्टिस, किसको इंश्योर करने के लिए, किसको सुनिश्चित करने के लिए, सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को। मैनी ऑफ दीज लॉज, जो ये कानून हैं, हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन सभी कानूनों का जन्म उन्हीं अधिकारों से हुआ है जो हमारे सोशल जस्टिस के लिए हैं।
या वर्करों के सिक्योरिटी के लिए जो कानून बनाए गए, जो लॉ बनाए गए हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से जो शोषण के खिलाफ अधिकार है। दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क, कोई भी किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकता है फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज, यानी कि कम पैसों में काम करने के लिए कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता है। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन से डाउन नो, संविधान में कहा गया है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं वो कहीं भी एम्प्लॉय टू वर्क एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज इन अदर हजार्ड्स एम्प्लॉयमेंट्स, वो कहीं भी किसी फैक्ट्री में, किसी माइंस में उसको काम नहीं करवाया जा सकता है, या कहीं भी जो खतरनाक साइट्स हैं, खतरनाक स्थान है, वहां पर 14 साल से कम बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई ऐसे बच्चों से कार्य करवाता है तो वो क्या है, पनिशेबल क्राइम है, सजा के योग्य अपराध है। हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, इस प्रकार के कितने कानूनों को व्यवहार में लाया गया है, कितने कानून हमारे सामने आते हैं। टू वोट एक्सटेंट डू दे एड्रेस कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस, तो इस प्रकार के जो कानून हैं जो हमारे सोशल जस्टिस की चिंताओं को से रिलेटेड हैं, यानी कि जो समाज से के न्याय से रिलेटेड जो चिंता है वो कितनी इससे रिलेटेड है। दे आर सम ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ कुछ और क्वेश्चन है दैट दिस चैप्टर विल नाउ गो ऑन द एक्सप्लोर, हम इस लेसन के अंदर ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया, भारत के अंदर 4 करोड़ बच्चे एज बिटवीन 5 to 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशन इंक्लूड्स हजार्ड्स वन से, कई खतरनाक स्थानों पर काम करते पाए जाते हैं। इन 2016 पार्लियामेंट अमेंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, ये पूछा जा सकता है कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया था वो 1986 में, बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कितने साल के तक के बच्चों को बैन लगाया गया है, 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को काम करने से मना किया गया है। अडल्ट सेंस 14 to 18 ईयर्स इन द हजार्ड्स ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस, जो 14 से 18 उम्र के जो के बच्चे हैं वो घर पर, किसी रेस्टोरेंट पर या दूसरे स्थानों पर काम नहीं करवाया जा सकता। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन एडोलसेंट्स ए कॉजिग्नेबल ऑफेंस, तो इस प्रकार का जो है काम करवाना एक पाबंदी लगाई है, रोक लगाई गई है। एनीवन फाउंड वायलेटिंग, इस प्रकार जो कानून को नहीं मानेगा, जो बैन लगाया गया है, पेनलाइज्ड विद ए पनिशमेंट रेगिंग फ्रॉम ए जेल, उसको सजा दी जा सकती है, जेल में भेजा जा सकता है 6 मंथ के लिए या 2 ईयर्स के लिए, और उस पर जो फाइन लगाया जा सकता है वो 20,000 से लेकर 5,000 तक के आसपास, 50,000 के बीच में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप प्लान्स टू सिक्योर द रिहैबिलिटेट चिल्ड्रन हु आर वर्किंग, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से या जो राज्य सरकार है उनके द्वारा ये कहा गया है, ये डेवलप किए गए हैं कुछ प्लान से कि जो बच्चे हैं काम कर रहे हैं कहीं भी, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ प्लानिंग की जाए। ऑनलाइन पोर्टल ऐसे, ये जो अगर हम ऑनलाइन पता करना चाहते हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट नो चाइल्ड लेबर, जिसकी फुल फॉर्म है PENCIL की फुल फॉर्म यहाँ दी गई है, बिकम फंक्शनल इन 2017। तो यहाँ ये जो इस पर कार्य किया गया है या लागू किया गया है 2017 में, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए। तो इस प्रकार मीन फॉर फीलिंग ऑफ कंप्लेंट, जो कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती हैं, चाइल्ड ट्रैकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, तो जो NCLP के तहत यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ कंप्लेंट की जा सकती है कि यहाँ पर बच्चों से, छोटी उम्र के बच्चों से काम करवाया जा रहा है, इस प्रकार से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी शिकायत की जा सकती है। इस प्रकार हम यहाँ एक पुरानी घटना है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, तो इसके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल, मतलब आज से 1984 में ये घटना हुई थी, तो यहाँ 24 के 36 ईयर्स एगो यूनियन कार्बाइड
अमेरिकन कंपनी एज ए फैक्ट्री इन द सिटी इन विच इट्स प्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड, जहाँ ये पेस्टिसाइड बनाए जाते थे, कीटनाशक दवाई बनाई जाती थी, वहाँ कौन सी कंपनी थी ये? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। कहाँ की थी ये? अमेरिकन कंपनी थी। भोपाल के अंदर, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, 36 ईयर बिफोर यहाँ पर ये घटना हुई थी। एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984, ये 2 दिसंबर 1984 की बात है, जब एक फैक्ट्री के अंदर एक गैस लीक हुई थी, जिस गैस का नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये हाईली पॉइजनस गैस, ये बहुत ही जहरीली गैस थी। स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस UC प्लांट्स, इस प्रकार जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यहाँ से ये लीक होना शुरू हो चुकी थी। रात कब की घटना है ये? 2 दिसंबर 1984 की। रिमेंबर अजीजा सुल्तान, ए survivor, at about 12:30 am I woke to the sound of my baby coughing badly. In the half nights I saw that the room was filled with white clouds. I heard people shouting run run, then started coughing with each breath, seeming as if I was breathing in fire. My eyes were burning. इस प्रकार यहाँ एक दुर्घटना की चपेट में आने वाला कौन था? अजीजा सुल्तान। तकरीबन रात के 12:30 की बात है कि उसने अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी, और कमरे में जो हल्की सी रोशनी थी, उसने उसमें देखा कि पूरे कमरे के अंदर जो सफ़ेद धुआं है वो भरा हुआ है, और कुछ लोगों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, भागो भागो। इसके बाद सभी लोग वहाँ थे जिनको खांसी आ रही थी, और साथ में जो अजीजा सुल्तान थे उसको भी खांसी आनी शुरू हो गई, और उस ऐसा लग रहा था कि जैसे सांस जो लेने में वो आग सी लगी रही है, और बुरी तरह से वो जलने, यानी कि उसका शरीर अपने आप ही ऐसा लग रहा था कि जैसे जलना शुरू हो गया है। वो किसके कारण थी? जो वहाँ गैस लीक हो रही थी भोपाल के अंदर, आसपास के एरिया पर उसका असर हो रहा था। विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर मोर देन 8,000 पीपल डेड, 100,000 वर मेम्ड। तो वहां पर 8,000 से जो ज्यादा लोग मारे गए थे, और लाखों लोग गंभीर रूप से वहां पर प्रभावित हुए थे या घायल हुए थे। तो इस प्रकार इतने ज्यादा लोग एट ए टाइम वहां पर मारे गए थे। मोस्ट ऑफ दीज एक्सपोज टू द पॉइजन गैस come from poor working class families, of which nearly 50,000 people are today too sick to work. Among those who survived, many developed severe respiratory disorder, eye problems, and other disorders. Children develop peculiar abnormalities like the girl in the photo. तो यहाँ फोटो में हम साइड में देखेंगे कि जो जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले जो लोग थे, जिससे गैस का प्रभाव हुआ था, वो थे गरीब लोग थे, या वर्किंग मजदूरी के जो काम करने वाले परिवार थे। नियरली 50,000 लोग आज भी बीमार हैं किसी न किसी रीजन से। किसी व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो चुका है, श्वसन की बीमारी हो चुकी है, आंखों की बीमारी हो चुकी है, या दूसरी प्रॉब्लम है, वो अब तक भी वहाँ लोगों के अंदर होती हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो पेक्युलर अबनॉर्मलिटीज होती हैं। वहाँ पर कुछ अजीब गरीब की उनकी जो विकृतियाँ होती हैं, जो उनके फेस में, हाथों में, तो वो अलग तरह के ही दिखाई देते हैं। ये सारा जो इफेक्ट है वो किसका था? उस टाइम की जो गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो इस गैस का प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों पर हुआ था। इस प्रकार यहाँ देखते हैं, डिजास्टर वाज नॉट एन एक्सीडेंट, यह एक घटना, दुर्घटना नहीं थी। यूसी हैज डिलाइबरेटली ignored the essential safety measures in order to cut costs. Much before the Bhopal disaster, there had been incident of gas leak, killing a worker and injuring several. तो इस प्रकार यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, उसने अपना पैसा बचाने के लिए जो सेफ्टी के मेजर्स थे, जो सुरक्षा के उपाय थे, उनको अनदेखा किया गया था, उनको इग्नोर किया गया था। वह सिर्फ किस बात का ध्यान रखते थे? वो वर्करों का कॉस्ट, यानी कि पैसा काटने में ध्यान रखते थे। इससे पहले 2 दिसंबर से पहले भी ये घटनाएं कहीं कहीं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले भी ये घटनाएं कुछ हो चुकी थी वहां पर, वहां तब किसी न किसी मजदूर की मौत हो जाती थी। लेकिन अब की बार जो दुर्घटना है, उसका जो इफेक्ट था वो ज्यादा लोगों पर हुआ था। नेक्स्ट इसमें, डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग
Overwhelming evidence pointing to UC and as responsible for the disaster, it refused to accept responsibilities. In the ensuring legal battle, the government's represented the victim in a civil case against UC. It files $3 billion compensation case in 1985, but accepted a lowly $470 million in 1989. Survivors appealed against the settlements, बट द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड। तो इस प्रकार की जो घटना थी, लोगों को इस घटना के बाद जो मुआवजा दिया गया था, इस मुआवजे की इस महाविनाश के बारे में, इस डिजास्टर के बारे में जो जिम्मेदार थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, उसके खिलाफ केस डाला गया, मामला दर्ज किया गया था। तो इस प्रकार कंपनी ने मना कर दिया था कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन लीगल बैटल यानी कि कानून की जो लड़ाई थी वो सरकार की तरफ से यहाँ लड़ाई लड़ी गई और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमा चला दिया गया, सिविल केस अगेंस्ट द यूसी। तो इसके लिए उन्होंने $3 अरब का मुआवजा देने के लिए मांगा था, लेकिन 1985 में कितना $3 अरब का मुआवजा कंपनसेशन मांगा था, लेकिन 1989 में ओनली $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। करोड़ 3 अरब मांगा था, बिलियन मांगा था, लेकिन कितना दिया उन्होंने? 47 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए उन्होंने सहमति दी थी। लेकिन इस जो डिजास्टर था उसमें जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा अपनी अपील की, और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले की कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस प्रकार जो केस दायर हुआ उस लोगों में कितना उसका मुआवजा दिया गया था। अब यहाँ यूसी स्टॉप इट्स ऑपरेशन, इस प्रकार कारखाना तो वहां से बंद हो गया था यूनियन कार्बाइड्स का, बट लेफ्ट बिहाइंड टन ऑफ टॉक्सिक केमिकल। कारखाना तो वहां बंद कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे बहुत टन भारी मात्रा में विषैले रसायन थे, जो केमिकल थे वो यही छोड़ दिए गए। These have seeped into the ground, contaminating water. Though chemical, the company who now own the plants refused to take responsibilities for cleanup. तो इस प्रकार जो वहां केमिकल छोड़ दिया गया था, जो जहरीला केमिकल वहां छोड़ दिया गया था, वो अब भी सीप्ड होके ग्राउंड जमीन के नीचे जा रहा है, रिस के जमीन के अंदर जा रहा है, जिससे जो पानी है वो भी जहरीला होता जा रहा है। और इस केमिकल के कारण जो कंपनी ने वहां से हटाने से मना कर दिया, उसकी साफ सफाई करने से मना कर दिया, और वो उन्होंने कहा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी के द्वारा जो जहरीला रसायन था वहां पर जो गैस, उसको वहां से उठाया नहीं गया। तो यहाँ 24 की जगह यहाँ 30 ईयर आएगा। 30 ईयर लेटर पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। आज भी न्याय के लिए लोग मामले से लड़ रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड जोस पीपल पॉइजन्ड बाय यूसी, दे आल्सो डिमांड दैट एंड द यूसी है चेयरमैन हु फेसिस क्रिमिनल चार्जर। तो इस प्रकार से जो लोग हैं आज भी इसे संघर्ष कर रहे हैं। पीने की जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, ये यूनियन कार्बाइड के जहर से जो ग्रस्त लोग हैं, जिनको नौकरियों की मांग की जा रही है, इनकी जिन लोगों पर इस गैस का ज़्यादा असर हुआ था, उन लोगों के लिए सरकार से सरकारी नौकरियों की डिमांड की जा रही है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एडरसन को सजा दिलाने के लिए भी लोगों ने ये जो चेयरमैन था वो एडरसन था, उसको भी सजा दिलाने के लिए डिमांड की जा रही है। लोग अब भी उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ तक आज करते हैं बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ तक आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके, थैंक यू।